स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए करेंगे क्लास 10th के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। प्यारे साथियों, वीडियो लेट से आ रही है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब आपको लेट से वीडियो नहीं मिलेगी, अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। थोड़ा सा काम था इसलिए वीडियो लेट से आपको मिली है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न। एक प्रश्न 3 तरीके से आपसे पूछ सकते हैं और उन तीनों तरीकों को आपको हम बताने वाले हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, प्रिज्म से होकर के प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख खींचे। या फिर पैसा तो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। कांच के प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। या फिर प्यारे साथियों, आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रिज्म से होकर के प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। यानी कि एक प्रश्न 3 तरीके से आपसे पूछ सकते हैं और तीनों तरीके में आपको बस यही आंसर देना है, जो आंसर हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा ऊपर करके समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है, आंसर को पहले पढ़ लेते हैं। और ये हमारे पास एक फिगर है जो आप स्पष्टली देख पा रहे हैं। ये जो हमारा त्रिभुज की आकार का जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है, कांच है। और इसमें जो प्रकाश गुजर रही है, इधर से प्रकाश जा रही है तो ऐसे होकर के ऐसे गुजर रही है। और ये जो हमारा है, ये परावर्तित होकर के जो है हिडन लाइन से जो दर्शाया गया है, ये परावर्तित हो रही है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद आगे की बात करें तो आगे इसमें कुछ डिटेल में समझाया गया जो आपको आपके लिए समझना आवश्यक है। तो यहाँ पे आपने फिगर में देखा, कह रहा है कि पी ई। अब ध्यान दीजिएगा कि पी और ई, यहाँ पी ई है, पी ई आपतित किरण है, कोण आई आपतन कोण है। कोण आई जो है वो क्या है, आपतन कोण है। कोण आई आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और दूसरा है ई एफ। ई एफ, ई एफ जो है, यहाँ से देखिए ई है और एफ यहाँ है। ई एफ क्या है, वो अपवर्तित किरण है। और इसमें देख पा रहे हैं कि कोण आर जो है वो अपवर्तन कोण है। कोण आर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, कोण आर है। उसके बाद एफ एस, एफ एस निर्गत किरण है और इसमें कोण ई बन रहे जो निर्गत कोण है। तो आप एफ एस देख पा रहे होंगे स्पष्टली रूप से, जो है आपके सामने। यहाँ एफ है और यहाँ एस है और इसके बीच यहाँ पे कोण ई है जो कि निर्गत कोण है। उसके बाद है कोण ए प्रिज्म कोण है, जो कि कोण डी विचलन कोण है। तो कोण डी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो विचलन कोण है। और चित्र जो है वो क्या है, कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो भी प्रश्न आपको 2 तरीके से पूछ सकते हैं और दोनों तरीके आपके सामने हम प्रकट कर रहे हैं। इसमें कह रहा है पहला दूसरा नंबर प्रश्न की दृष्टि दोष क्या है, मतलब दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इनका निवारण कैसे किया जा सकता है। यानी कि आँख में जो प्रॉब्लम होते हैं, देखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है और वो कितने प्रकार के होते हैं, इसमें बीमारियां जो होती है। उसके बाद इसे दूसरे तरीके से पूछ सकता है, दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए इस दोनों प्रश्नों को एक ही आंसर के माध्यम से समझेंगे और एक ही आंसर दोनों प्रश्न का होगा भी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंसर आपके सामने है स्पष्टली रूप से, और इसलिए हम आंसर को सटीकली लिख करके ले करके आते हैं। कह रहा है कि एक सामान्य स्वस्थ आँख अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार संयोजित करती है कि पास तथा दूर की सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बन जाए। जब आँख ऐसा करने में अक्षम हो, यानी कि वो ऐसा ना कर पाए, हो जाती हो, तो उसे दृष्टि दोष का नाम दिया जाता है। यानी कि आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जब अ, एक स्वस्थ आँख अपनी फोकस दूरी के माध्यम से किसी वस्तु को नज़दीक या दूर की वस्तु को नहीं देख पाती है, तो उस अवस्था में हम क्या कहते हैं कि दृष्टि दोष हो गई है। उसके बाद यहाँ पे समझ पाएंगे कि यह 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि दृष्टि दोष जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला दूर दृष्टि दोष, दूसरा निकट दृष्टि दोष और तीसरा जो आपका पेशवापोशिया या फिर दृष्टि दोष, और चौथा जो आपका लास्ट है वो है एस्टिग्माटिज्म दृष्टि दोष। यानी कि आप जो है यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता दृष्टि दोष, ये भी होते हैं। ठीक है,
ये भी आप कह सकते हैं, एक तो दूर दृष्टि दोष है, एक निकट दृष्टि दोष है, और दूसरा हमने क्या कहा, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और तीसरा जो होगा आपका वो जरा दृष्टि दोष होगा, और चौथा जो आपका होगा वो होगा आपका अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता, अबिंदुकता भी होता है। ठीक है, अबिंदुकता दृष्टि दोष, यानी कि आपका 4 दृष्टि दोष, इसका और इसका नाम जो है ये भी होता है, जरा और अबिंदुकता। तो चलिए उसका थोड़ा सा ऊपर करके समझते हैं, इसके निवारण क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि इस दृष्टि दोष से बचने का उपाय क्या हो सकता है। तो पहला कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, और निकट दृष्टि दोष इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और यहाँ पे जो पिया दृष्टि दोष जो है उस, यानी कि जिसे हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं, इसके निवारण के लिए बाइफोकल चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाइफोकल फोकल लेंस भी कह सकते हैं। और जो एक बताया अबिंदुकता दृष्टि दोष, यानी एस्टिग्मा आर्टिज्म जो होते हैं, इससे ठीक करने के लिए और सिलेंड्रिक्रम कल चश्मे का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये चारों दृष्टि दोष के निवारण का ये 4 प्रक्रियाएं है। तो चलिए इसे आप अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। या फिर इस प्रश्न को आपसे ऐसे पूछ रहे कि स्वस्थ प्रकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है, जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है, क्यों। तो इसका आंसर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देता है। आप समझ पा रहे हैं कि अंतरिक्ष में क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर आप देख पाएंगे कि जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती है तथा नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। स्पष्ट समझ पा रहे हैं आप कि नेत्र लेंस से जो होते हैं वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। उसको अगर उस समय मांसपेशियाँ ढीली पड़ी रहती है और तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। जब नेत्र किसी समीप की वस्तु को देखता है तो मांसपेशियाँ सिकुड़ कर लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याओं को छोटी कर देती है। इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तथा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। स्पष्टली समझ में आ रहा है, आप इसे आसानी से अपनी कॉपी में नोट कर पाएंगे और कहेंगे प्यारे साथियों अगर इसको शॉर्टकट करने का तरीका, तो इससे शॉर्टकट करेंगे तो बहुत बातें छूट जाएगी जो कि संभव नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि पाँच नंबर प्रश्न की सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। इसका आंसर है कि किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इससे अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर जो कि सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, यानी कि ये सबसे कम दूरी होती है, दूरी रखना होता है। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे तक नहीं घट सकती है, यानी जो उसकी सीमा न्यूनतम सीमा है आँख के देखने की क्षमता जो है सबसे कम वो है 25 सेंटीमीटर। उससे कम रहेगी तो वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे, यानी कि आप जो है आप आँख में सटा लोगे तो आप नहीं देख पाओगे। इसके बाद कह रहा है कि कोई वस्तु नेत्र के अत्यधिक निकट है तो अभिनेत्र लेंस इसका इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल बने और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, परिणाम प्रतिबिंब धुंधला सा दिखाई देने लगता है, धुंधला बन जाता है। ठीक है, और स्पष्ट नहीं देख पाते, इसलिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होना आवश्यक है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये प्रश्न है, इसका आंसर है कि जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में
अनियमित उतार चढ़ाव होते हैं रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आँखों तक पहुँचता है, कभी नहीं पहुँचता है। इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। स्पष्ट समझ पा रहे हैं कि कभी हमारे पास जो है इसकी रोशनी आती है, कभी नहीं आती है, जिसके कारण क्या लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आप स्पष्टली समझ पाएंगे कि कह रहा है कि 2 प्रश्न इसमें बनेंगे और दोनों का आंसर एक ही होगा कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। इस दृष्टि दोष को कैसे संबोधित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, या फिर दूसरा प्रश्न इसका जो बनता है कि दूर दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर क्या है कि जब आँखों से दूर किसी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो इसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। और उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तर लेंस के प्रयोग द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। यानी कि दूर दृष्टि को ठीक करने का जो उपाय है वो है उत्तर लेंस, यानी उत्तर लेंस लगा दिया जाएगा उसके चश्मे में तो वो ठीक हो जाएगी, या उसके आंखों में लगा दी जाएगी तो ठीक हो जाएगी। और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे तो उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। यानी कि रेलवे सिग्नल जब आप जाते हैं तो वहाँ पे लाल रंग का ही लगा होता है, ऐसा क्यों होता है। तो कहता है जब प्रकाश चिन्ह सिग्नल पर पड़ता है तो लाल रंग की तुलना में सभी अन्य रंग अधिक मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं, इसलिए सबसे कम प्रकीर्णित होने वाले लाल रंग के से चिन्हित परिबद्ध होता है, यानी कि लाल रंग का दिखाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसका संशोधन किस प्रकार असंभव है, किरण आरेख द्वारा समझाएं। या फिर दूसरा इसका प्रश्न जो बनता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए हमें किस लेंस का व्यवहार करते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। और कह रहा है इसमें फिगर के माध्यम से समझाने के लिए, तो फिगर के माध्यम से भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं, उसका फिगर को देखते हैं। कह रहा है कि आ, पर निर्मित प्रतिबिंब रेटिना आगे आगे है, इसे अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा समझित किया जा सकता है जो प्रकाश को अपसरित करता है तथा रेटिना के पास लाता है। दोष निवारण ऐसा प्रतीत होता है कि दूरस्थ बिंदु की समांतर किरण रेटिना पर प्रतिबिंब बनाए निवारक लेंस की फोकस दूरी आंख के दूरस्थ बिंदु की दूरी के बराबर होता है। इसमें एक बात समझाना आवश्यक है प्यारे साथियों कि आखिर निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं। तो प्यारे साथियों जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु न दिखाई दे उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसमें आप इसमें समझिए दूर की वस्तु से प्रकाश की किरण, यहाँ पे देखिए दूर की वस्तु से जो प्रकाश किरण आ रही है और आँख का अपना दूर बिंदु जो है वो देखिए यहाँ पे बिंदु बनी है, यहाँ से प्रकाश इस प्रकार से जो है आँख से फोकस बना रही है और उसके बाद जो आँख का अपना जो दूर बिंदु बना रही है। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको तीनों बात समझ में आए कि निकट दृष्टि दोष जो युक्त करता है नेत्र तथा उचित उत्तल द्वारा, इसका संशोधन यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप तीनों माध्यम से समझ पा रहे हैं। इस तीनों फिगर को आप कंप्लीटली उतार करके समझा पाएंगे। यहाँ पर प्रकाश यहाँ से जा रही है और देख पा रहे हैं आप यहाँ से जा रही है, यहाँ से टकराने का यहाँ लेंस पे टकरा रही है और यहाँ से वापस लौट रही है। और यहाँ पे हमारा लेंस लगा हुआ है जो कि आँख के रेटिना के बराबर कार्य कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 आपका यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। या फिर अथवा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो ये दोनों बातें आप एक ही प्रश्न के माध्यम से समझ पाएंगे। और यहाँ पर देखिए इंद्रधनुष, इस फिगर को समझाएंगे, पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं आंसर को। कि जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाए तो यह 7 रंगों में बट जाता है जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस 7 रंगों को बैंगनी यानी वायलेट, हल्के नीला और ब्लू, हरा यानी कि पीला, संतरी और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। इसे वर्ण क्रम को भी कहते हैं। तो अब हम जो है यानी कि बायोग्राफी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जो इसमें श्वेत प्रकाश, यहाँ पे देखिए ये प्रिज्म जो है, ये प्रिज्म क्या है, कांच का बना हुआ है।
इसमें जब प्रकाश गुजर रही है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश गुजर रही है तो ये देखिए 7 रंगों में बँट रहा है। पहला लाल, दूसरा नारंगी, तीसरा पीला, चौथा हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इतने रंगों में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। अब इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष का बात यहाँ पे आप स्पष्टली पढ़ पाएँगे कि इंद्रधनुष इंद्रधनुष जब वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देता है। वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे-छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। तत्पश्चात इसे आंतरिक परिवर्तित करती है। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है और इंद्रधनुष का निर्माण करती है। यानी कि प्यारे साथियों, जब वर्षा समाप्त हो जाती है और थोड़ी मात्रा में वर्षा बरसती रहती है, यानी जिसे हम लोग झीसी कहते हैं, बरसती रहती है, उसमें जब सूर्य के प्रकाश निकलती है तो दोनों एक दूसरे को अपवर्तित करती है और अपवर्तित जब करती है प्रकाश जल के माध्यम से, तो क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण करती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? इसका आंसर है कि दूरदृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी कि इस प्रश्न के माध्यम से कुछ पीछे भी समझ सके हैं, समझ पाए हैं और समझ चुके भी हैं। इस स्थिति में प्रतीत दृष्टि पटल के पीछे बनता है और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए एक निकट बिंदु होता है। दोष का निवारण, इस दोष को उत्तल लेंस से दूर ठीक किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनने में मदद करता है। यानी कि दूरदृष्टि दोष जो है वो दृष्टि पटल पर बनने में मदद भी करता है। और इसमें देखिए फिगर के माध्यम से, इस दोनों फिगर के माध्यम से आप समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए लेंस यहाँ पे लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और ये जो है हमारा रेटिना है, ठीक है। और यहाँ इसमें देखिए ये रेटिना कार्य, और इसमें देखिए उत्तल लेंस कम भी, दोनों उत्तल लेंस है। और इसमें देखिए प्रकाश यहाँ से ऐसे सरल रेखा में गुजर रही है, या फिर प्रकाश देखिए यहाँ जो इस माध्यम से गुजर करके यहाँ आई, यहाँ से फिर इधर से भी आई है, और यहाँ पे 2 लेंस लगी हुई है। इन दोनों लेंस के माध्यम से आप स्पष्टीकरण से यहाँ पर समझ पाएंगे कि जो है दूरदृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो पैसा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।